मैकिन्टॉश। अपने आक्रामक व्यवहार के चलते जॉब्स लीजा प्रोजेक्ट से जबरन हटा दिए गए थे। इसी दौरान जेफ रस्किन नामक एप्पल के एक इंजीनियर एक ऐसा बेहद सस्ता कंप्यूटर बनाने में जुटे थे जिसे कोई भी खरीद सकता था, और अपने इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने मैकिन्टॉश रखा, जो उनके पसंदीदा सेब की एक किस्म का नाम था। अब क्योंकि जॉब्स लीजा वाला प्रोजेक्ट खो चुके थे तो उनका सारा ध्यान रस्किन के प्रोजेक्ट पर लगा रहा। रस्किन का सपना एक ऐसा सस्ता कंप्यूटर बनाने का था जो स्क्रीन और कीबोर्ड के साथ महज $1000 की लागत का हो। जॉब्स ने उनसे कहा कि वे सिर्फ मैकिन्टॉश बनाने पर ध्यान दें और कीमत की फिक्र ना करें, मगर रस्किन मैकिन्टॉश पर काम पूरा नहीं कर पाए। पर संयोग से जॉब्स ने एक दूसरा इंजीनियर ढूंढकर उसकी मदद से ऐसा डिवाइस बनाया जो कुछ महंगे मगर पहले से बेहतर माइक्रो प्रोसेसर पर काम कर सके। मैक लीजा से भी बेहतर माउस और ग्राफिक इंटरफेस के साथ बाजार में उतरा। जॉब्स न केवल एक तेज दिमाग वाले इंजीनियर थे बल्कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिजाइनर भी थे। उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन किसी कला से कम नहीं था। सिंपल इज सोफिस्टिकेटेड, यही मैक और एप्पल का मोटो था। वे चाहते थे कि मैक एक छोटे से पैकेज में आ सकने लायक हो जो अंदर बाहर से बेहद आधुनिक लगे। इसके अलावा उन्होंने मैक के विंडोज, आइकॉन्स, फॉन्ट्स और बाहरी पैकेजिंग की डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया था। अनगिनत प्रपोजल और रिविजन्स के बाद जॉब्स ने अपनी पूरी डिजाइन टीम के एक पेपर पर सिग्नेचर करवाए। इन सभी 50 सिग्नेचर्स को हर मैकिन्टॉश कंप्यूटर के अंदर खुदवाया गया। मैक के डिजाइन और टेक्नोलॉजी की खुशी का एक जश्न मनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट मैकिन्टॉश को माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के साथ तैयार करके बाजार में लाने के बारे में था, और शर्त थी कि प्रोग्राम में एप्पल का लोगो जरूर रहेगा। लेकिन ये साझेदारी टिक नहीं पाई। इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान जॉब्स और गेट्स की अक्सर बहस हो जाया करती थी। गेट्स का बैकग्राउंड जॉब्स से बिल्कुल अलग था। उनके पिता वकील थे और माँ एक सिविक लीडर थी। गेट्स अपने खास तबके वाले प्राइवेट स्कूल के वक्त से ही टेक्नोलॉजी के कीड़े रहे थे। हार्वर्ड की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर गेट्स ने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर ली थी। जॉब्स दूरदर्शी व्यक्ति थे जिनमें अपने काम के प्रति दीवानगी थी, और इसी वजह से कभी कभी उनके लहजे में एक रूखापन आ जाता था। इसके उलट बिल गेट्स डिसिप्लिन के पक्के थे, प्रैक्टिकल थे, जो सोच समझकर कदम उठाते थे। ये संयोग था कि दोनों का ही जन्म 1955 में हुआ था। दोनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट थे जो पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म में खोलना चाहते थे, मगर जॉब्स चाहते थे कि एप्पल के लिए अलग से कुछ खास सॉफ्टवेयर रहे। उनका ये मतभेद चलता रहा और आखिरकार उनके इस मतभेद का फायदा IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स को हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम DOS निकाला और बाद में विंडोज 1.0 पर जॉब्स ने कहा था, माइक्रोसॉफ्ट की समस्या ये है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी की कमी है। उनके आइडियाज ना तो असली होते हैं, ना ही उनके प्रोडक्ट में कोई कल्चर होता है। त्याग पत्र। लीजा प्रोजेक्ट जॉब्स के हाथों से छीनकर उन्हें बोर्ड का नॉन एग्जीक्यूटिव सदस्य बना दिया गया था। बेशक उनके पास एप्पल के 11% शेयर थे, फिर भी उनके पास अब ज्यादा अधिकार नहीं रहे। 1985 में उन्होंने प्रेसिडेंट जॉन स्कली से कहा कि वे एक अलग कंपनी खोलना चाहते हैं। जॉब्स ने कहा कि उनकी ये कंपनी एप्पल से अलग होगी मगर उसकी कॉम्पिटिटर नहीं होगी। जॉब्स ने अपनी इस नई कंपनी का नाम नेक्स्ट रखा। उन्होंने स्कली से कहा कि उन्हें 5 लो लेवल एम्प्लॉयज चाहिए जिन्हें वे नेक्स्ट में रख सकें। जब जॉब्स ने स्कली को 5 कर्मचारियों के नाम बताए तो स्कली नाराज हो गए, क्योंकि जिन लोगों के नाम जॉब्स ने सुझाए थे वे बिल्कुल भी लो लेवल नहीं थे। बोर्ड मेंबर को लग रहा था कि जॉब्स अब कंपनी के प्रति ईमानदार नहीं रहे और एक चेयरमैन के तौर पर अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हैं। सबने एकजुट होकर जॉब्स का विरोध करने का निर्णय लिया। मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से होने लगी कि जॉब्स को चेयरमैन के पद से निकाला जा रहा है, मगर त्याग पत्र का ख्याल उनके मन में तब से ही था जब उन्होंने नेक्स्ट के बारे में सोचा था। आखिर में उन्होंने एग्जीक्यूटिव मार्क मर्कुला को अपना त्याग पत्र मेल कर दिया। जॉब्स के त्याग पत्र की ये कुछ पंक्तियां थीं। अब कंपनी एक ऐसा रवैया दिखाती नजर आ रही है जो मेरे और मेरे न्यू वेंचर के लिए सेफ नहीं लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी की नई गाइडलाइंस में मेरे लिए करने को कुछ अधिक नहीं बचा। यहाँ तक कि रेगुलर मैनेजमेंट रिपोर्ट पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया है। मैं अभी सिर्फ 30 का हूँ और बहुत कुछ हासिल करने की इच्छा रखता हूँ।